क्लास 9th के ज्योग्राफी के सेशन के फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट में आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड होता क्या है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लैटिट्यूड जो अर्थ पे बहुत सारे जो लाइंस हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है। अगर हम पश्चिम में देखें तो ये कच्छ का जो रन है, गुजरात में जो कच्छ जगह है वहाँ के रन से पास करता है, और ईस्ट में मिजोरम से। तो लगभग हमारा जो कंट्री है वो दो भाग में इससे बढ़ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। और जो पार्ट साउथ में लाई करता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में, वो ट्रॉपिकल एरिया है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो बाकी जो एरिया हो गए यानी नॉर्थ, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ यानी ऊपर अगर हम मैप में देखें तो ये सब ट्रॉपिक है यानी कि अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस कारण से इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल का क्लाइमेट हम इंडिया के क्लाइमेट को कहते हैं, और साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी। तो नॉर्थ पार्ट जो हो गया वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और साउथ पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये लैटिट्यूड हो गया। अब उसके बाद एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के हिसाब से हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो नॉर्थ में ही हैं, और जहाँ उसका एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो 6000 मीटर है। तो इंडिया जो है उसमें बहुत सारे कोस्टल एरिया भी हैं यानी कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जहां मैक्सिमम एलिवेशन यानी मैक्सिमम जो हाइट है उस एरिया का वो अगर देखा जाए सी लेवल से तो वो 30 मीटर ही है मैक्सिमम हाइट। तो हिमालय जो है वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को। जो सेंट्रल एशिया से आने वाले जो कोल्ड विंड हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? तो हिमालय के कारण। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो माउंटेन है वो सब इसी के कारण से, इन माउंटेन के कारण से ही सब कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस जो है वो मिडिल विंटर में सेंट्रल एशिया के कंपैरेटिवली यहाँ पे सब कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं। और प्रेशर और विंड जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, तो क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशन से एसोसिएटेड है, मतलब इंडिया में कैसा वेदर कंडीशन है उस पर। तो वेदर कंडीशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, यानी जिस जगह का जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा उसी तरीके का वहाँ का वेदर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन कौन से आ गए? तो प्रेशर और सरफेस विंड्स, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, और सरफेस पे विंड यानी कि जो सतह से बहने वाली जो हवाएं हैं वो किस स्पीड से बहती हैं। उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर में जो एयर का सर्कुलेशन है वो किस टाइप से है। अगर ऊपर में एयर का सर्कुलेशन होते रहेगा तो नीचे के भी एयर में सर्कुलेशन होगा। उसके बाद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो साइक्लोन जो हैं, जो चक्रवाती तूफान आती हैं समुद्र में, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे क्लाइमेट को। तो पश्चिम से जो आती हैं यानी कि जो अरब सागर है, जो अरबियन सी है, वहाँ से आने वाले जो साइक्लोन्स हैं वो। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि जो हमारे साउथ पार्ट जो हैं इंडिया के, वहाँ से आने वाले जो भी साइक्लोन्स हैं वो भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब इंडिया जो है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ की नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बहती हैं यानी उत्तर पूर्वी हवाएं, और ये जो विंड हैं वो ओरिजिनेट करती हैं, मतलब कहाँ पे बहती हैं? तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, मतलब जो सब ट्रॉपिकल पार्ट हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो पार्ट हो गया नॉर्थ का पार्ट, वहाँ पे ये जो विंड्स हैं वो बहती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। और जो साउथ से बहने वाली जो हवाएं हैं, साउथवर्ड बहने वाली, वो डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं राइट में डिफ्लेक्टेड हो जाती है कोरियोलिस फोर्स के कारण, और इसके बाद फिर से ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ मुड़ जाती है, यानी जो इक्वेटर है उधर मुड़ जाती हैं जो दक्षिण की ओर बहने वाली हवाएं हैं। तो जनरली ये जो विंड्स हैं वो थोड़े मॉइस्चर भी अपने साथ लाती हैं, और ये जब लैंड की ओर बहती हैं तो थोड़े मॉइस्चर भी, मतलब समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं इनके साथ थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है, थोड़ा नमी भी रहता है। तो इस कारण से थोड़ा रेन इनके कारण भी होता है, जो साउथवर्ड से बहने वाली जो हवाएं हैं उनके कारण भी बारिश होता है। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो एक एरिड लैंड है यानी शुष्क भूमि है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब होना चाहिए कि शुष्क भूमि, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया शुष्क भूमि नहीं है। तो ऐसा क्यों, सो हम जानते हैं। अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है? तो एन अपैरेंट फोर्स काउज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, एक अर्थ के रोटेशन के कारण एक अपैरेंट, मतलब ऐसा फोर्स जो हमें आभास नहीं होता है, जो
हमें मतलब शो नहीं होता है, वो अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स होता है उसे हम कोरिलोसिस फोर्स कहते हैं। और ये जो कोरिलोसिस फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है जो विंड्स हैं उनको डिफ्लेक्ट करने का। मतलब विंड्स ऐसे बहते बहते बिल्कुल राइट एंगल से जब डिफ्लेक्ट कर गए, बिल्कुल राइट एंगल से, तो वो इन्हीं कोरिलोसिस फोर्स के कारण होता है। और इसी कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर वो बिल्कुल मुड़ जाती हैं पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं, और उसके बाद ये जब लेफ्ट मुड़ती हैं, राइट मुड़ती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर जाती हैं, और अगर लेफ्ट मुड़ती हैं तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर के तरफ जाती हैं। और इसे हम जानते हैं फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब इस जो लॉ है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वो राइट और लेफ्ट मुड़ती हैं, इसे हम फेरल्स लॉ कहते हैं। अब प्रेशर और विंड कंडीशन जो है इंडिया का वो बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल विचित्र, क्योंकि सर्दी के दिनों में यहाँ हाई प्रेशर एरिया हो जाता है, नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर कोल्ड ड्राई विंड्स बहते हैं इन क्षेत्रों में, और लो प्रेशर एरिया कहाँ बन जाता है, तो ओशियन जो है वहाँ पे, ओशियन के ऊपर सर्दी के दिनों में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और पहाड़ों पर हाई प्रेशर एरिया। और गर्मी के दिनों में लो प्रेशर एरिया जो है वो इंटीरियर एशिया के लॉन्ग बनता है, यानी कि जो भी एशिया का जो पार्ट है इंटीरियर, मतलब समुद्र से जो दूर है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जबकि और कहाँ, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी, यानी उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ भी लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसके कारण एक कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है विंड के डायरेक्शन का, यानी कि गर्मी के दिनों में जो हवाएं बहती हैं उनका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है दूसरे सीजन के कंपेयर। तो एयर जो है वो अब मूव करती हैं हाई प्रेशर एरिया से साउदर्न इंडियन ओशियन की ओर, और उसके बाद साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन में, और वो क्रॉस करते जाती हैं इक्वेटर को, और फिर उसके बाद वो राइट मुड़ जाती हैं लो प्रेशर एरिया की ओर, यानी कि कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मुड़ जाती हैं। तो कैसे ये हवाएं बहती हैं, तो हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे, तो माउंटेन क्षेत्र में हाई प्रेशर एरिया बन गया। अब वहाँ से हवाएं चली, और चलने के बाद उसके बाद वो इक्वेटर को पास करने के बाद बिल्कुल राइट मुड़ गई लो प्रेशर एरिया में, और चली गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसी को हम जानते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से, यानी दक्षिण पश्चिमी जो मानसून वाली हवाएं चलती हैं वो। तो ये जो विंड है वो अपने साथ वार्म ओशियन के ऊपर बह करके आती हैं, और सूखी हुई ओशियन के ऊपर जब ये बहेंगी, मतलब सूखा हुआ ओशियन नहीं, मतलब गर्म ओशियन रहता है, तो गर्म ओशियन होने के कारण जो वाटर है वो इवोपरेट करते रहता है ओशियन का, और जिसके कारण ये जो विंड उधर से आने वाली जो विंड हैं जो कि ओशियन के ऊपर से आती हैं, वो वहाँ से मॉइस्चर अपने साथ कंटेन करके लाती हैं। और इसी के कारण इंडिया का जो मेन लैंड है, यानी बहुत सारा जो पार्ट है वहाँ पे रेन होता है, रेनफॉल होता है, क्योंकि जो विंड उधर से बह करके आ रही है फिर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब हाईलैंड्स यहाँ हिमालय से बह करके गई, और फिर राइट वगैरह मुड़ते हुए, और वो समुद्र से होते हुए, और फिर वापस इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आएंगी। तो इस तरीके से होता क्या है कि उनके साथ क्या आ जाता है, तो बारिश वाली जो हवाएं हैं वो आ जाती हैं, और उसमें उनमें मॉइस्चर कहाँ से आता है, तो समुद्र के ऊपर से। समुद्र क्योंकि उस समय वार्म रहता है, तो जो वाटर है वो इवोपरेट होते रहता है, और वो वाटर उन विंड के साथ कलेक्ट होकर के आ जाता है। अब जो अपर एयर सर्कुलेशन है इस क्षेत्र में, वो मेनली वेस्टर्ली फ्लो के कारण होता है, यानी पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं उनके कारण। और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस फ्लो का जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम आगे देखेंगे कि जेट स्ट्रीम है क्या। तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ लोकेटेड है, तो ये 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, यानी अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, इक्वेटर से अगर ऊपर हम जाते हैं तो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, और अगर इक्वेटर से नीचे जाते हैं तो साउथ लैटिट्यूड। तो वही इक्वेटर से लगभग 27 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में ये जो जेट स्ट्रीम है वो लोकेटेड रहती है। इस कारण इन्हें हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हो गई, तो सब ट्रॉपिकल एरिया जो हमारा है इंडिया का वहाँ पे, और इसी कारण मतलब पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, तो इसी कारण इनका नाम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है। और इंडिया में ये जो जेट स्ट्रीम है वो ब्लो करती है साउथ से होकर के, मतलब साउथ ऑफ द हिमालयाज,
ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, यानी कि हिमालय के दक्षिण से बस गर्मी के दिनों को छोड़ करके हमेशा ये जो जेट स्ट्रीम है वो बहती हैं। तो जेट स्ट्रीम है क्या, तो दीज आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 meter westerly winds in the troposphere. Their speed varies from about 110 km in summer to about 184 km per hour in winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid latitude and the subtropical jet stream. तो ये जो है वो नैरो बेल्ट हैं हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब एक पतली हवा के बेल्ट होते हैं, मतलब हवा बहते रहती है और इसका जो हाइट होता है वो लगभग 12,000 मीटर ऊपर से हवाएं बहती हैं और ये पश्चिम की ओर से आती हैं और ट्रोपोस्फेयर में बहते रहती हैं। इनका जो स्पीड है वो गर्मी के दिनों में 110 किलोमीटर पर आवर तक होता है और सर्दी के दिनों में ये और बढ़ करके 184 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, लेकिन ये बहुत ऊपर बहती हैं इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं होता है। और बहुत सारे सेपरेट जेट स्ट्रीम हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जो हवाएं बहते रहती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है और जो मोस्ट कांस्टेंट हैं उनमें मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो हैं वो मोस्ट कॉमन जेट स्ट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिमालय के ऊपर मतलब गर्मी के दिनों में आती हैं। और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि ये कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है, तो नॉर्थ में, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हमारे कंट्री का है और जिसके कारण ही वेस्टर्ली फ्लो होता है, यानी वेस्ट से आने वाली हवाएं इधर आती हैं। और गर्मी के दिनों में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ से मूव करते हुए और एक तरीके से अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, मतलब सन का जिधर जिधर मूवमेंट होता है उस तरीके से इसका भी मूवमेंट होता है। और एक स्टर्ली जेट स्ट्रीम है जिसे हम सब ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो ब्लो होता है कहाँ, तो पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो हमारा नीचे का पार्ट साउथ का पार्ट है वहाँ से, और ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 14 डिग्री नॉर्थ होती है। और कब ये बहती है, तो समर के महीने में। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक वेदर फेनोमेनन है जिसमें कि विंटर के मंथ में वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, यानी मेडिटेरियन भूमध्य सागर जो है वहाँ से विंटर के दिनों में हवाएं बहती हैं, पश्चिम से आती हैं और ये यूजुअली हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो इंडिया का है वहाँ के वेदर मौसम को प्रभावित करती हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मॉनसून में जब आता है और ये अक्टूबर नवंबर में भी आता है और ये जो है वो ईस्टर्ली फ्लो का ही एक पार्ट है, यानी कि जो साइक्लोन आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मानसून में या फिर अक्टूबर नवंबर में, ये यही ईस्टर्ली फ्लो जो ईस्ट से बहने वाली हवाएं हैं उसी का पार्ट है। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो इफेक्ट करता है कोस्टल रीजन को, हमारे जो समुद्री तट हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो क्या आपने पढ़ा या फिर सुना है डिजास्टर जो उड़ीसा में आया था, अभी ही फनी तूफान आया था उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश कोस्ट पे जो डिजास्टर आया था उसके बारे में। तो हाँ, अब इंडियन मानसून को हम लोग जान लेते हैं। तो जो क्लाइमेट है इंडिया का वो बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है मानसून विंड्स के द्वारा। उसके बाद सेलर जो कि भारत में आए थे ऐतिहासिक समय में, वो पहले लोग थे जिन्होंने इस मानसून के फेनोमेनन को नोटिस किया कि किस तरीके से यहाँ मानसून जो है वो प्रभावित करता है इंडिया के क्लाइमेट को, और उसके कारण उन्हें इसका बेनिफिट मिलता था, यानी रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। जैसे कि अगर वो आते थे नाव को खे करके तो पहले उसमें इंजन्स वगैरह नहीं रहते थे, बड़े बड़े वो तिरपाल लगाते थे, मतलब कपड़ा या फिर कपड़ा का बड़ा बड़ा रहता था और हवा के साथ वो आते थे। तो उनको जब एहसास हो गया था कि किस तरीके से हवाएं बहती हैं तो उसी सीजन में वो वहाँ से निकलते थे और यहाँ आते समय वो जो हवा का जो डायरेक्शन था उसके कारण उनके शिप को सेल करने में हवा जो था एक तरीके से वरदान साबित होता था और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। तो अरब जो कि इंडिया में आए थे एक तरीके से व्यापार बन के, जिन्होंने इस जो विंड्स हैं उनको सीजनल रिवर्सल विंड के नाम से नाम दिया, और इसी कारण से, क्योंकि अरबी भाषा है मानसून, मौसम से लिया गया है मानसून, तो इसी कारण से उन्होंने इन हवाओं को मानसून नाम दिया।
तो देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हवाएं हैं वो इधर से बहते हुए आ रही हैं। ये जो डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है वो इंडियन ओशियन से इधर से, तो ये सरफेस विंड है जो हमारा जो थिन लाइन है वो सरफेस विंड को बताता है, और जो थिक लाइन है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम को बताता है। यहाँ भी जो सेकंड फिगर है इसमें भी देख सकते हैं सरफेस विंड, उसके बाद ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी पूर्व से ओर बहने वाली जो ये डॉटेड जो लाइन है वो, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि वेस्ट से होकर के ईस्ट की ओर जाती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मॉनसून एक्सपीरियंस जो ट्रॉपिकल एरिया में मॉनसून जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ तक। और इन मैकेनिज्म को यानी मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें हमें जानना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure। तो जो हीटिंग और कूलिंग जो है लैंड और वाटर का, उसमें जो डिफरेंस है जिसके कारण लो प्रेशर एरिया हमारे इंडिया के लैंड मास पे बन जाता है, यानी कि जो भूमि है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जबकि सी के अराउंड कंपैरेटिवली लैंड से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और इस तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ITCZ जो है वो शिफ्ट कर जाता है, उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखते हैं कि गर्मी के दिनों में इसका शिफ्टमेंट हो जाता है। ये कहाँ, तो ओवर द गंगा प्लेन दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशंड about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season। तो ये शिफ्ट करके गंगा प्लेन की ओर चले जाता है कौन, ITCZ, और उसके बाद इसका जो पोजीशन है वो लगभग 5 डिग्री नॉर्थ रहता है इक्वेटर के पास 5 डिग्री नॉर्थ, और इसी के कारण से इसे हम मॉनसून ट्रफ के नाम से भी जानते हैं मॉनसून सीजन में। यानी ये मॉनसून के तरह एक नाद जैसा हो जाता है जहाँ से बारिश होती है। अब उसके बाद जो अगला जो फैक्टर है वो है द हाई प्रेशर एरिया, उसके बाद ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। तो ये जो प्रेजेंस है हाई प्रेशर एरिया का और फिर ईस्ट ऑफ मैडागास्कर में, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग कहाँ होता है, तो 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशियन से लगभग 20 डिग्री दक्षिण की ओर। और ये इंटेंसिवली और पोजीशन है हाई प्रेशर एरिया का जो कि इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। यानी अगर इंडियन ओशियन में देखें तो 20 डिग्री साउथ, अगर हम और दक्षिण की ओर जाएंगे 20 डिग्री, तो यहाँ यही जो पोजीशन है वो हाई प्रेशर एरिया का है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है। तो वहाँ से जो हवाएं हैं वो बह करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आती हैं। उसके बाद तिब्बतियन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड, तो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है, तिब्बत का पठार जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस कारण भी, तो गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही तेज वर्टिकल एयर करेंट्स, यानी सीधे वहाँ तेज होने के बाद बिल्कुल ऊपर हवा, ऐसे वर्टिकल एयर करेंट का फॉर्मेशन होता है, और जिसके कारण वहाँ पे वर्टिकल मतलब जो भी एयर है वहाँ का वो ऊपर उठना शुरू कर दिया। तो नीचे क्या है, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा उस प्लेट्यू के ऊपर, और ये जो है वो लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है सी लेवल से। तो सी लेवल से ऊपर 9 किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ अब लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए चारों तरफ से जो हवाएं हैं वो आने लगती हैं, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा हीट हो गया कि वो ऊपर उठने लगेगा वर्टिकल। तो लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए हाई प्रेशर एरिया, मतलब वहाँ से जो भी जहाँ हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है वहाँ से हवाएं बह करके आएंगी। तो हाई प्रेशर एरिया कहाँ बनता है, मेनली ओशियंस में। उसके बाद जो मूवमेंट है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, जो कि किधर है, तो नॉर्थ ऑफ द हिमालय, और जो प्रेजेंस है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ओवर इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर, तो ये भी इफेक्ट करता है कौन कौन सा, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट, जो कि मूवमेंट किधर से होता है, तो हिमालय के नॉर्थ से, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि इंडियन पेनिनसुला में प्रेजेंस है, जिसके कारण भी गर्मी के दिनों में हमारा जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स यानी ITCZ है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ITCZ जो है एक बहुत ही बृहद ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर
trough of low pressure in equatorial latitude. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lie more or less parallel to the equator but moves north or south विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो ये जो ITCZ है वो बहुत ही बड़ा सा, हम समझें कि बड़ा सा एक ट्रफ जैसा है, बहुत बड़ा नाज जैसा है। लो प्रेशर ये बनाता है कहाँ, तो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में लो प्रेशर एरिया बनाता है, और जिसके कारण नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट से जो आने वाली जो व्यापारी हवाएं, मतलब दूसरे जगह से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ आकर के कन्वर्ज यानी इकट्ठी हो जाती हैं। दूर से आ रही हैं, मतलब इधर नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं और इधर साउथ ईस्ट से, और दोनों आकर के एक जगह मिल जाती हैं और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये जो हैं वो अब इक्वेटर के उतना पैरेलल नहीं रहती हैं। और उसके बाद ये जो हवाएं हैं जो दोनों मिल गई, ये नॉर्थ और साउथ की ओर जाती हैं, और जिसके ये नॉर्थ और साउथ की ओर जाने का कारण क्या है, तो हमें जो अपेरेंट मूवमेंट, सन का जो अपेरेंट मूवमेंट दिखता है, मतलब सन तो वो एक जगह पे रुका हुआ है, तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसके कारण, तो मेनली हमें क्या फील होता है कि सन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसी सन के अपेरेंट मूवमेंट के कारण ये जो हवाएं हैं वो कन्वर्ज कर जाती हैं नॉर्थ ईस्ट से आने वाली और साउथ ईस्ट से, और एक साथ मिल जाती हैं। उसके बाद वो अब इक्वेटर से उतना पैरेलल नहीं रहती हैं और मूव करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाती हैं। उसके बाद अपार्ट from this, it is also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। तो इन सब के अलावा हमने ये भी नोटिस किया है कि जो साउदर्न यानी दक्षिणी जो महासागर है यानी इंडियन ओशियन है, वहाँ भी प्रेशर कंडीशन में यानी कि एयर का जो प्रेशर है उसमें चेंजिंग होने के कारण हमारे कंट्री का जो मानसून है वो प्रभावित होता है। तो नॉर्मली जब ट्रॉपिकल स्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, यानी जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन में लो प्रेशर होता है। तो एक जगह एक ओशियन में हाई प्रेशर होगा तो दूसरे में लो प्रेशर होगा। लेकिन कुछ साल ये जो होता है प्रेशर कंडीशन वो रिवर्स कर जाता है, यानी जो इंडियन ओशियन में लो प्रेशर होना है तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और पैसिफिक में लो प्रेशर हो जाता है। तो ये रिवर्सल होता है पैसिफिक में लोअर प्रेशर और ईस्टर्न इंडियन ओशियन के कंपैरिजन में। तो ये जो पीरियडिक चेंज है, यानी कि कभी कभी किसी साल प्रेशर में जो चेंज होता है, ये इसे हम साउदर्न ओसिलेशन के नाम से जानते हैं, यानी सिंपली एसओ। तो ये हुआ क्या कि हमेशा जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, तो पैसिफिक ओशियन में प्रेशर हाई रहेगा और हमारे इंडियन ओशियन में प्रेशर लो रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडियन ओशियन का प्रेशर जो है वो पैसिफिक ओशियन के प्रेशर से कंपैरेटिवली हाई हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम लोग साउदर्न ओसिलेशन यानी एसओ के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है ओवर तहीटी, यानी पैसिफिक ओशियन में एक जगह है टिहिटी जो कि 80 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट है, और उसके बाद डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडियन ओशियन में डार्विन एक जगह है ऑस्ट्रेलिया के पास जो कि 12 डिग्री 30 मिनट साउथ है और 131 डिग्री ईस्ट है, और इसे कंप्यूट किया गया, मतलब इसे कैलकुलेट किया गया, मतलब लगभग प्रिडिक्ट किया गया है कि ये जो है वो मानसून को प्रभावित करती हैं। तो यदि जो प्रेशर डिफरेंस है वो निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो मानसून है वो लेट होगा, मतलब एवरेज मानसून उस समय नहीं होगा। तो इसी टाइप से वो कैलकुलेट करते हैं, हमारे जो मौसम विभाग वाले रहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि इस बार जो बारिश है वो कैसा होगा, यानी कि लेट मानसून आएगा या फिर टाइमली मानसून आ जाएगा। तो इन्हीं के कारण, यानी कहाँ प्रेशर कैसा है उसके कारण, तो प्रेशर डिफरेंस अगर निगेटिव हो जाता है तो वही हमारा, यानी कि इंडियन ओशियन का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया पैसिफिक ओशियन से तो उस बार जो मानसून है वो लेट आएगी। अब एक जो फीचर है वो कनेक्ट किए हुए है एसओ को, वो फीचर क्या है, तो इल नीनो। तो इल नीनो जो है वो हर एक साल बारिश के मौसम से पहले आता है, और ये जो फेनोमेनन है वो क्या है इल नीनो, तो वार्म ओशियन करेंट दैट फ्लो पास्ट द पेरिवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरिवियन करेंट एवरी 2 to 5 ईयर्स। तो इल नीनो जो है वो हर एक 2 से 5 साल में आने वाला ये है, और ये कहाँ आता है, तो वार्म ओशियन करेंट, ये एक तरीके से गर्म ओशियन का एक लहर है और वो पेरिवियन कोस्ट से पास करते हुए
वहाँ से मतलब गर्म है, और ये कोल्ड पेरिवियन करेंट में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये जो चेंज है प्रेशर कंडीशन में, ये ही कनेक्टेड है अल नीनो से। तो इस तरीके से जो फिनोमेनन है जिसे हम रेफर्ड करते हैं, मतलब साउदर्न ओसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ENSO, इसका मतलब क्या हुआ, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो अल नीनो क्या है, तो ये जो नेम है गिवन क्यों दिया गया है, तो पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशियन करेंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्प्ररी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरिवियन करेंट। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कोल्ड पेरिवियन करेंट जो है वो टेम्प्ररली रिप्लेस होकर के पेरू का जो तट है वहाँ पे आ जाता है। तो इसी के कारण ये नाम दिया गया। और अल नीनो जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, और इसे बेबी क्रिस्ट के मतलब जो बच्चे हमारे कौन थे, जो ईसा मसीह जब बच्चे थे तो उनसे रिलेट किया जाता है। और जैसे जैसे करंट जो है वो फ्लो करेगा क्रिसमस के दौरान, तो इसी कारण से क्रिसमस के दौरान ये जो करंट है अल नीनो जो धारा है वो बहती है, इस कारण से इसे हम लोग अल नीनो के नाम से जानते हैं, क्योंकि अल नीनो मतलब होता है चाइल्ड और इसे रेफर किया गया है बेबी क्रिस्ट से। तो प्रेजेंस जो अल नीनो का होता है जिसके कारण सी सरफेस के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि समुद्र का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो ट्रेड विंड्स हैं उन क्षेत्रों में वो कमज़ोर हो जाती है, यानी बाहर से आने वाली जो हवाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब इसके बाद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।